नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा आप उसे आसानी से देख पाएंगे। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण विषय कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका होती है जो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक इकाई को समझने के लिए हम इसे एक भवन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि भवन का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले ईंट होती है, ईंट जुड़कर एक दीवार बनाती है। अब दीवारों से मिलकर एक कमरा बनता है तथा कमरों से मिलकर एक भवन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मानव शरीर भी कैसे बनता है, तो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। फिर बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर बनाते हैं। तो इस प्रकार कोशिका क्या होगी, हमारी संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई हो गई। अब क्रियात्मक इकाई कैसे हो गई, तो जितने भी जीव होते हैं उनमें कुछ प्रक्रम होते हैं। जैसे कि जीव श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं। तो ये सभी प्रक्रम एक छोटी सी कोशिका में भी होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये होता है कि कोशिका के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन करने को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु की कोशिका होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। अब सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका एक शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। तो जितने भी पक्षियों के अंडे होते हैं वो एकल कोशिका होती है। इसे हम आसानी से आंखों से देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो हो गई सबसे छोटी कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका। अब कोशिका का साइज सामान्यतः 1 माइक्रोन के बराबर होता है। अब 1 माइक्रोन जो होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो पुरुषों के शुक्राणुओं की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी प्रकार मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्रियों का अंडाणु होती है। अब आता है सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अब ये तो हो गया कि कोशिका का साइज कितना होता है। अब बात करते हैं कि कोशिका की आकृति कैसे होती है। तो कोशिका की आकृति गोलीय, चपटी, लंबी, शाखान्वित हो सकती है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका लंबी शाखान्वित होती है, जो कि क्या कार्य करती है, मानव के मस्तिष्क में सूचनाएं प्रदान करती है। अब इसी प्रकार जो रक्त होता है, रक्त की कोशिकाएं गोलीय होती हैं। अब बात करते हैं कोशिका की खोज पर। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। तो उन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की। अब आते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की। अब आता है कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत स्वान तथा स्लाइडिन ने 1839 ईस्वी में दिया। उन्होंने कोशिका के को लेकर के क्या कहा कि सभी जो जीव होते हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी जीव होता है उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। अब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम। ये जो सभी जीवाणु होते हैं वो ज़्यादातर एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? वे जीव जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। हम जितने भी जीव अपने आँखों से आसानी से देख सकते हैं वे जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो गए मनुष्य, कुत्ता, कीट पतंग इत्यादि। अब स्वान तथा स्लाइडिन के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो जीव है उसकी उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है। तो एक कोशिका से कैसे होती है जीव की उत्पत्ति? किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए मेल के शुक्राणु तथा
फीमेल के अंडाणु की आवश्यकता होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो तब एक निषेचित अंडा तैयार होता है, जिसके बाद एक कोशिका बनती है और फिर बाद में और कोशिकाएं बनती जाती हैं और फिर अंगों का निर्माण होता है और इस प्रकार कोई जीव बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। अब अगला पॉइंट है जीव द्रव्य, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में की। अब जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि जीवन के भौतिक आधार होता है। अब जीव द्रव्य को हमने दो भागों में बांट दिया गया है। तो एक तो होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? केंद्रक तथा कोशिका के जो झिल्ली होती है उसके बीच में जो जीव द्रव्य होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक के अंदर जीव द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब जीव द्रव्य जो होता है वो मुख्यतः चार पदार्थों से मिलकर बना होता है, चार तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है 76%, कार्बन होती है 10.5%, हाइड्रोजन होती है 10% तथा नाइट्रोजन होती है 2.5%। अब जीव द्रव्य का अधिकतर भाग जो होता है 80% भाग वो जल से बना हुआ होता है। अब हम कोशिका के भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका के मुख्यतः तीन भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य तथा कोशिका के भाग कोशिकांग रहते हैं। अब कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है? हमारा शरीर जो होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं? एक के बगल में दूसरी कोशिका होगी। तो ये कोशिका झिल्ली क्या करता है? एक कोशिका के कोशिका द्रव्य को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से मिलने नहीं देता। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है तथा इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस वजह से यह कुछ अणुओं को अपने आर पार जाने देती हैं। लेकिन यह सभी अणुओं को अपने आर पार जाने नहीं देती, यह केवल सेलेक्टिव अणुओं को ही अपने आर पार जाने देती है। अब कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली सभी में होती है, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, सभी में कोशिका झिल्ली होती है। अब आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही होती है, ये जंतु कोशिका में नहीं होती। ये मुख्यतः क्या होती है? ये मृत कोशिकाएं होती हैं जो सेलुलोज की एक मोटी परत होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पादप कोशिका को संरचना प्रदान करती है एक तो ये, तथा उसे मजबूती प्रदान करती है। इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी वजह से यह कुछ अणुओं को अपने आर पार जाने देती है। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है तथा कोशिका भित्ति होती है, ये दोनों ही झिल्ली तथा भित्ति में टूट फूट हो सकती है और टूट फूट हो जाने पर इनका पुनर्निर्माण भी होता है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? कोशिका के सभी अंगक होते हैं। अब कोशिका द्रव्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कोई कोशिका द्रव्य का जलीय भाग जिसमें प्रोटीन होते हैं उसे हम सिस्टोल कहते हैं। अब दूसरा होता है कि कोशिका के अंगक, विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका के अंगक कहते हैं। अब अगला आता है केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? यह कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अब इसे कोशिका के केंद्र या कोशिका का हेडक्वार्टर भी कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की। अब केंद्रक में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो होता है केंद्रक द्रव्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा होता है कि क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को पहुंचाता है। अब ये तो थे कोशिका के भाग। अब कोशिका के अंगकों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं का एक जाल होती है जिसका एक भाग क्या होता है? केंद्रक से जुड़ा होता है तथा दूसरे भाग कोशिका के विभिन्न अंगकों तथा कोशिका झिल्ली पर लगी हुई होती है। अब ये झिल्ली क्या करती है? यह कोशिका के लिए कंकाल की तरह कार्य करती है
तथा उसके आकार को बनाए रखती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, वह क्या करती है, वह कोशिका के लिए लिपिड बनाती है। और लिपिड से क्या बनता है, लिपिड से कोशिका झिल्ली बनती है। और दूसरा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये रफ क्यों होती है, इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, जिससे इसकी सतह क्या दिखाई देती है, रफ दिखाई देती है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करती है, वसा तथा प्रोटीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। अब अगला कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। अब जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पैलार्डे ने की। अब राइबोसोम होता है जो, ये क्या होता है, आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि प्रोटीन को बनाना। अब इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब जो भी स्तनी होते हैं, उनकी लाल रुधिर कणिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका तथा राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब अगला अंगक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की सतह दोहरी झिल्ली वाली होती है, जिसकी बाहरी सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं तथा आंतरिक सतह वलित आकार की होती है। अब जो इसकी आंतरिक सतह होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, एक तो यह कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया को पूरा करता है, दूसरा यह क्या करता है कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। अब इसमें एक चक्र होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, उसमें यह 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। अब क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है तो इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ राइबोसोम होते हैं जो इसके लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका के अंदर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब अगला अंगक है गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब इसकी संरचना कैसी होती है, तो यह छोटी छोटी नलिकाओं का समूह तथा थैलियों का समूह होता है जो कि एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब इसका एक सिरा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़ा होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से प्रोटीन लेकर अपनी इन थैलियों में भरकर रखता है। अब शरीर के जिस भी अंग को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ तक प्रोटीन पहुँचाने का कार्य करता है। अब यदि कोई पदार्थ हो गया कोशिका से स्रावित हो रहा हो तो ये क्या कार्य करता है, उसे कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल देता है। अब इसीलिए इसे कोशिका के अंदर अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अब यह क्या करता है, कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम को भी बनाता है। अब यह शुगर से कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो कि राइबोसोम के प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब अगला अंगक आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। अब यह क्या होता है, इसकी संरचना गोलीय होती है तथा यह झिल्ली से घिरा होता है। अब लाइसोसोम में क्या होता है कि 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब यह प्रोटीन का पाचन करता है। अब जब कभी ऐसा होता है कि कोशिका मृत हो जाती है या कोशिका के अंदर कुछ बाह्य पदार्थ आ जाते हैं जो कि कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, तो ये उनका भक्षण करता है तथा जब कोशिका मृत हो जाए तो यह खुद फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब अगला अंगक आता है तारकाई, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। अब यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अब तारकाई का क्या कार्य होता है, यह एक कोशिका का विखंडन करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो इसका मुख्य कार्य हो गया कोशिकाओं का निर्माण करना। अब तीसरा अगला अंगक आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। अब यह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहा जाता है। दूसरा होता है अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तीसरा होता है वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है।
तो लवक यानी प्लास्टिड जो होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अब हरित लवक जो होता है वह हरे रंग का होता है। अब इसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या कार्य करता है, यह प्रकाश संश्लेषण की में सहायक होता है। अब इसीलिए इसको कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है। अब दूसरा है अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अब यह रंगहीन पदार्थ होता है तथा पौधे के उन भागों में होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं पहुँच सकता, जैसे कि जड़ हो गई, तना हो गया। अभी इसका मुख्य कार्य होता है कि भोजन का संग्रह करना। यह पौधे के जड़ तथा तना में भोजन का संग्रह करता है। अब अगला अंगक आता है वर्णीय लवक, जो कि क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अब यह रंगीन लवक होता है जो कि लाल, नारंगी तथा पीले रंग का हो सकता है। अब पौधे के जितने भी रंगीन भाग होते हैं जैसे कि फूल, फल, भित्ति, बीज, ये सब क्या होते हैं, वर्णीय लवक होता है इनमें। अब जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब गाजर में नारंगी रंग होता है जो कि कैरोटीन के कारण होता है। अब चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होते हैं। तो ये जितने भी प्लास्टिड थे इनके कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग हो गया, चुकंदर का रंग हो गया, गाजर का रंग हो गया, ये सब प्लास्टिड के कारण होता है। अब अगला अंगक आता है रसधानी, जिसे रिक्तिका भी कहा जाता है तथा इसे इंग्लिश में वैकल्स कहते हैं। अब यह क्या होती है, यह कोशिका का निर्जीव भाग होती है जिसमें कि तरल पदार्थ भरा होता है। अब जंतु कोशिका में तो बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में केवल एक बड़ी रिक्तिका होती है। इस प्रकार से हमने कोशिका के सभी अंग तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हम जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर भी पढ़ लेते हैं। अब पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। अब दूसरा अंतर है कि इसमें लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। अब इसी प्रकार से पादप कोशिका में तारकाई यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाई उपस्थित होता है। अब रिक्तिका क्या होती है कि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है और एक ही रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। अब इनके आकार की बात करें तो जो पादप कोशिका का आकार होता है वो लगभग आयताकार होता है तथा जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। अब हमने जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर को भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जिन कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जो कि क्या कार्य करता है, क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम बनाता है। अतः इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नहीं होता है। तो इनके केंद्रक में केवल डीएनए होता है जो कि आनुवांशिक गुणों को आगे पहुंचाता है। अब इसमें क्या होता है कि जीवाणु तथा नील हरित शैवालों की ही कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनका केंद्रक स्पष्ट होता है तथा उनमें केंद्रक झिल्ली होती है। अब इनमें हिस्टोन प्रोटीन होता है कि जो क्रोमेटिन को बनाता है, अर्थात इसमें क्रोमोसोम होते हैं जो कि डीएनए के बने होते हैं। डीएनए क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाता है। तो जितने भी विकसित जीव होते हैं या बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु कोशिका हो। आप प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर होता है ये देखते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में होती है। अब राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के होते हैं। अब गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, जबकि
यूकेरियोटिक में होती है। अब लाइसोसोम भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। अब ये यूकेरियोटिक में होते हैं लाइसोसोम। अब डीएनए एकल सूत्र में होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकेरियोटिक में पूर्ण विकसित तथा दोहरे सूत्र में होते हैं। अब आता है कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। अब श्वसन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो दोस्तों, हमारा कोशिका का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।